हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 17 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, अभी तक हमने 16 पार्ट तक हमने बोर मॉडल के सिग्निफिकेंस, उसके पोस्टुलेट्स को अच्छे से समझा है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, बोर मॉडल जो है हाइड्रोजन एटम के लिए लाइन स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। जो रदरफोर्ड मॉडल नहीं कर पाया था, रदरफोर्ड मॉडल की कमियों में, उनके ड्रॉबैक्स में था कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम में एक्सप्लेनेशन हुआ है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या फिर एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक एटम है, एटम का कैसा स्ट्रक्चर है। अभी तक जो हमें ज्ञात है, एटम का जो स्ट्रक्चर है, सेंटर में पॉजिटिव है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी चक्कर नहीं लगाते हैं, उनका एक फिक्स रेडियस होती है, फिक्स एनर्जी होती है। इसलिए वो जो फिक्स रेडियस एनर्जी का जो सर्कल होते हैं वो एक ऑर्बिट कहलाते हैं। ये सारे ऑर्बिट्स हैं, के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। तो ये सारे फिक्स ऑर्बिट है, फिक्स ऑर्बिट है, फिक्स रेडियस है, फिक्स एनर्जी है। इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ना तो अपनी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है ना लॉस करता है। एमिशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी नहीं होती है। इस फिक्स ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं करता है और ना ही गेन करता है। एनर्जी का लॉस या गेन या एमिशन या एब्जॉर्प्शन कब होता है, वो एक ही कंडीशन है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में या अनदर ऑर्बिट में। समझ रहे हैं आप बात? जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन होता है। हम पढ़ने जा रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए बच्चों, जब एमिशन स्पेक्ट्रम कब बनता है, जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है और एनर्जी का लॉस करता है, एनर्जी का एमिशन होता है, उस एमिशन से बनने वाला स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है, अगर लोअर एनर्जी में एन की वैल्यू जो 1 है तो वो लाइमन सीरीज़, एन की वैल्यू 2 है तो बामर सीरीज़, एन की वैल्यू 3 है तो पास्चन सीरीज़, एन की वैल्यू 4 है तो ब्रैकेट सीरीज़ और एन की वैल्यू 5 है तो फुंड सीरीज़, जिसमें पी साइलेंट है, PFUND में फुंड सीरीज़ जो है ये प्राप्त होती है। अगर लाइमन सीरीज़ प्राप्त होती है जब एन की वैल्यू 1 होती है, हायर एनर्जी लेवल से एनर्जी लेवल नंबर 1 में जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, जो लाइमन सीरीज़ है वो अल्ट्रा वॉयलेट की रेंज में आती है। जब हायर एनर्जी से n=2 है तो बामर सीरीज़ है, ये विजिबल रेंज में आती है। इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट कलर के हमें कलर्स दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर हायर सीरीज़ से n=3 में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ये पास्चन सीरीज़ में आती है, जिसमें कि इंफ्रारेड रेंज के अंदर ये होती है। हमें जब दिखाई देने वाली जो किरणें हैं वो केवल बामर सीरीज़ वाली होती हैं। इसके बाद बात करें जो ब्रैकेट सीरीज़ है, हायर एनर्जी टू n=4 में जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो जो ब्रैकेट सीरीज़ है वो भी इंफ्रारेड रेंज में होती है। और जो फुंड सीरीज़ है, हायर एनर्जी टू n=5 है, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ये फुंड सीरीज़ जो है वो भी इंफ्रारेड रेंज में आती है। ये बढ़ते हुए एनर्जी के अकॉर्डिंग है। जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी एनर्जी का लेवल भी बढ़ता रहेगा। सबसे कम एनर्जी, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी भी बढ़ती रहेगी। अगर हम बात कर रहे हैं कि इनकी एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में तो जो इलेक्ट्रॉन में जो डिफरेंस आएगा एनर्जी में, उस ऑर्बिट में जो डिफरेंस आएगा वो क्या है। तो देखिए, डेल्टा E एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल। यही होता है जब हम किसी एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं कि एनर्जी फाइनल इतनी है और स्टार्टिंग में इतनी थी, तो उसको जब माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस है वो हमें पता चलता है। तो डेल्टा E फाइनल माइनस E इनिशियल, एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियली। जब हम बात करें En हम जानते हैं, हम पार्ट नंबर 16 में कर चुके हैं, एनर्जी का कैलकुलेशन हम कर चुके हैं कि En क्या होता है। अब हम कर रहे हैं डेल्टा E, एनर्जी का डिफरेंस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, जबकि एनर्जी का कैलकुलेशन हम पार्ट नंबर 16 में कर चुके हैं। उसकी वैल्यू आई थी En-RH इंटू 1/n²। n जो है इंटीजर है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जो चीज़ है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट।
RH जो है वो है Rydberg कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। इसकी वैल्यू ये फिक्स होती है, ये है Rydberg कांस्टेंट। एक नीचे हम और बात पढ़ेंगे जो कि Rydberg कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम वो अलग होता है। ये Rydberg कांस्टेंट है, कॉमन Rydberg कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल है। जब हम बात करें डेल्टा ई यानी एनर्जी का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितनी आ रही है, तो हम जब बात करें नंबर ऑफ ऑर्बिट हमें दे रखे हैं फाइनल और इनिशियल। अब हमें इस एनर्जी के फॉर्मूले में फाइनल और इनिशियली जो है ऑर्बिट की जगह पे वैल्यू रखनी है और देखना है क्या निकल रहा है। यहाँ पे जो 1 पोजीशन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की है, जो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है उसके लिए यहाँ 1 रखा है। अगर हम बात करें एनर्जी डिफरेंस की, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू -RH/NF² माइनस RH/NI²। यहाँ पे Rydberg कांस्टेंट के आगे भी नेगेटिव का सिंबल है। अगर हम डेल्टा ई की वैल्यू में, डेल्टा ई के फॉर्मूले में जब ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये भी याद रखें कि इस RH के आगे, इस Rydberg कांस्टेंट के आगे भी नेगेटिव दे रखा है एनर्जी के फॉर्मूले में। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम देखें कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और अगर ये प्लस हो जाता है और ये जो संख्या है वो अगर आगे आ जाती है और हम इस RH को, Rydberg कांस्टेंट को अगर कॉमन मान लेते हैं तो RH इंटू 1/NI² माइनस 1/NF²। ये जो Rydberg कांस्टेंट है RH, इसकी वैल्यू फिक्स है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू 1/NI² माइनस 1/NF² एज इट इज़। तो ये जो है डिफरेंस है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी लेवल्स व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट। अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में और हमें ज्ञात करना है उसकी एनर्जी का डिफरेंस, तो ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। उसके बाद बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर। फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहे हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो किस फ्रिक्वेंसी की वेव निकाल रहे हैं, किस फ्रिक्वेंसी की एनर्जी का एमिशन हो रहा है, उस एनर्जी का, उस फ्रिक्वेंसी का, उस लाइट की फ्रिक्वेंसी या उस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी या उस रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला देखेंगे, और साथ में ही देखेंगे कि वेव नंबर्स भी कितने उसमें कैलकुलेट हो रहे हैं। हम जानते हैं कि E इज़ इक्वल्स टू एच न्यू, E इज़ इक्वल्स टू एच न्यू होता है। और हम जब बात करें न्यू क्या है, न्यू अगर हम E की जगह E/H ना लिख के डेल्टा E लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो हमने कैलकुलेट की है अभी। तो डेल्टा E/H, न्यू इज़ इक्वल्स टू डेल्टा E/H। इस डेल्टा E की जो वैल्यू है हमने यहाँ से कैलकुलेट की है पूरी, देख रहे हैं आप। तो इस डेल्टा E की जगह पर हमने ये जो कैलकुलेट की है एनर्जी की डेल्टा ई, डिफरेंस ऑफ एनर्जी को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। तो डेल्टा ई की जगह हमने रख दिया है RH। ये देखिए H जो है, ये जो नीचे जो H दे रखा है ये प्लांक कांस्टेंट है, ये Rydberg कांस्टेंट है, ये प्लांक कांस्टेंट है। तो RH/H इंटू 1/NI² माइनस 1/NF²। इस तरीके से ये H प्लांक कांस्टेंट है, और इस प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स होती है जिस तरीके से Rydberg कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स है। ये देखिए Rydberg कांस्टेंट 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल अपॉन प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ पे देखिए एक जूल ये और ये जूल कट जाएगा, ठीक है। वापस से ये फॉर्मूला यहाँ के यहाँ 1/NI² माइनस 1/NF²। इसकी कैलकुलेशन से निकलता है 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1/NI² माइनस 1/NF²। ठीक है बच्चों। और ये जो सेकंड बच रहा है, सेकंड इन्वर्स यहाँ पे लास्ट में लग जाएगा, सेकंड इन्वर्स। तो इस फॉर्मूले से क्या होगा, इस फॉर्मूले से जो स्पेक्ट्रम में जो एमिशन हो रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का, उस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। ये हम बात कर रहे हैं केवल हाइड्रोजन एटम के लिए। सब बच्चों को याद रहे, ये किसी भी एटम के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, ये केवल हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करें हम, जब हम बात करें वेव नंबर्स की, हम जानते हैं सबसे पहले C जो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है C इज़ इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है। C इज़ इक्वल्स टू न्यू लैम्डा है, और हमें अगर निकालना हो लैम्डा, वेवलेंथ निकालनी हो तो C/न्यू, ये है C/न्यू। और वेव नंबर्स क्या होते हैं, वेव नंबर्स जो न्यू बार है वो है 1/λ।
अगर इसको अपोजिट कर दिया जाए, ये लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू, अगर हम 1 अपॉन लैम्डा अगर करना चाहें तो क्या हो जाएगा, न्यू अपॉन सी, जो कि फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है कि फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू आर एच अपॉन एच इंटू 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करना है और न्यू बार इज इक्वल्स टू न्यू अपॉन सी की जगह पर ये वैल्यू रखनी है। न्यू की वैल्यू आ गई है यहाँ पर आर एच जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट है अपॉन एच जो कि है प्लांक कांस्टेंट, यहाँ पे सी हमारे पास है ऑलरेडी जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और इंटू 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। इस वैल्यू का जो कैलकुलेशन हुआ था ये आया था आंसर इसका 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हमें यहाँ पे रखना है और साथ ही साथ में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो c इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, ये हम सब जानते हैं। तो इस वैल्यू को भी यहाँ पुट करना है। तो इसका जो कैलकुलेशन आता है वो आता है न्यू बार इज इक्वल्स टू 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर मीटर इनवर्स, यानी पर मीटर। जो वेव नंबर्स जो आते हैं वो हमारे पास पर मीटर्स आते हैं, हम जानते हैं ये, ठीक है बच्चों। ये मीटर इनवर्स कैसे आ रहा है, क्योंकि ये मीटर यहाँ नीचे देखिए, यहाँ सेकंड इनवर्स है और यहाँ पे भी सेकंड इनवर्स है, ये दोनों कट रहे हैं और लास्ट में मीटर बच रहा है नीचे, और ये जब ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और इस 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 को रिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है केवल हाइड्रोजन एटम के लिए। फिक्स है ये रिडबर्ग कांस्टेंट, केवल रिडबर्ग कांस्टेंट हमने ये वाला भी पढ़ा है, ये कॉमन रिडबर्ग कांस्टेंट है। जबकि हाइड्रोजन एटम के लिए जब बोला जाता है, स्पेसिफिक हाइड्रोजन एटम के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू है 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7। इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। तो ये है कैलकुलेशन वेव नंबर्स का, फिर है फ्रिक्वेंसी का, और इस तरीके से एनर्जी के डिफरेंस का। इस तरीके से बोर ने बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझाया इस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को। इतना अच्छा समझाने के बाद भी कुछ ना कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें कमियां निकाल ही ली। वो कमियां, वो लिमिटेशंस क्या है, तो उन्हें हम पार्ट नंबर 18 में कंप्लीट कर लेते हैं। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 18 में कि बोर मॉडल की क्या क्या कमियां रह गई। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।